नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं जोधपुर के सर्किट हाउस में, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े जो है वो चिंता का विषय है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रही है और अभी जो है यहाँ पे काफ़ी सारी लोग जो हैं वो कंटिन्यू बेस ला रहे हैं। हम लोग दिखाते हैं, वहाँ पर आए। कुल मिला के तो फर्क पड़ा है, कम हुआ है, काफ़ी अच्छा। कम हुआ है, बीमारी का भी प्रेशर कम हुआ है। नहीं फोन पे बता दो क्या है, आ रहे हैं। अपने घर परिवार में सब ठीक है? सबके संकट आए थे वो हो गए। अरे एक सेकंड, मनोज जी इधर मिला ऑक्सीजन तो अभी सारी सर्किट हाउस में ही आई है। एक्चुअली जब एक तूफान आने वाला था तो ऐसा लगता था कि शायद जामनगर से 2 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा, 2-3 दिन। मुझे होम सेक्रेटरी ने फ़ोन किया यहाँ अभय कुमार ने कि सर अगर 2 दिन बंद हो गई, लाइट चली गई तो फेलियर हो गया तो हम मर जाएंगे। मैंने ऊपर बात किया, उन्होंने हमको एडिशनल नहीं तो उसका भी मतलब टूटा तो नहीं चेंज करेंगे, पर आपको अगर सरप्लस चाहिए आप जितना उठा सकते हो एक दिन में, जोधपुर के लिए 2 दिन में जितना उठा सकते हो उठा। हमको लगभग 30-40 टन रोज़ की सप्लाई मिल रही है, हमने 100 टन उठाया। अब ये समस्या ये है कि उसको खाली करने की जगह नहीं है और वो फैक्ट्री बंद ही नहीं हुई, तो इसलिए अपना जो है बताओ इधर पड़ा गया, इसलिए अपना थोड़ा सा एडिशनल हो गया अभी। हाँ करें शुरू। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर द्वारा आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित राज्यसभा के सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय प्रसन्न चंद्र, नगर निगम दक्षिण की महापौर आदरणीय वनिता जी, भारतीय जनता पार्टी देहात के जिलाध्यक्ष आदरणीय मनोहर पालीवाल जी, जोधपुर के निवर्तमान मेयर और उप महापौर आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, जोधपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया आदरणीय देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार मित्रों, कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से व्यवस्थाओं को एक बार झकझोर दिया था और ऐसा लगने लगा था कि हमारे अस्तित्व के सामने एक चुनौती खड़ी हुई, लेकिन देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस यकायक आई आपदा का प्रबंधन किया, राज्यों की सरकारों ने, देश की, प्रदेश की जनता ने मिलकर के जिस तरह से इस युद्ध में सक्रिय भागीदारी निभाई,
निश्चित ही हम सब कह सकते हैं कि इतनी बड़ी चुनौती होते हुए भी हम इस चुनौती से अपने आप को बाहर निकलता हुआ ऐसा महसूस कर रहे हैं। जब चुनौती आई थी तब हम सब ने देखा कि एकाएक इस तरह की परिस्थिति बनी थी कि एक एक ऑक्सीजन वैट के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। दानदाताओं ने जिस तरह से काम किया, समाज ने जिस तरह से काम किया, सरकारों ने जिस तरह से प्रयास किया और सरकार से पहले जिस तरह से समाज के लोग पहुंचे, उसी के परिणाम स्वरूप कुछ व्यवस्थाओं को सुचारू करने में हम सबको सफलता मिली। मैं जब पिछले महीने के 19 तारीख को बंगाल प्रवास से बीच में यहाँ एक दिन के लिए 2-3 घंटे के लिए आया था, आप में से कुछ लोग उपस्थित थे। मैंने उस दिन भी जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे इससे जुड़े हुए, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए सारे अधिकारियों के साथ में, CMHO, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, एम्स के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इन सब के साथ में बैठ करके चर्चा की थी और ये अंदेशा व्यक्त किया था कि चुनौती बहुत बड़ी हो सकती है। जितना बड़ी हम सोच रहे हैं उससे कई गुना बढ़ सकती है। इसलिए हमको तत्काल इस तरह के सेंटर्स जो हैं, एडिशनल सेंटर्स बनाने चाहिए जहां हम मीडियम और मॉडरेट पेशेंट्स को रोक करके उनका इलाज कर सकें ताकि हॉस्पिटल्स के दबाव कम हो। लेकिन मैं नहीं जानता क्या मजबूरी रही होगी। मैंने उस दिन भी आप सब मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब ने उसको प्रमुखता के साथ में अपने अपने प्लेटफॉर्म से प्रकाशित प्रसारित किया था। मैंने आग्रह किया था कि ऐसे 400 बेड का अस्पताल हम खड़ा कर सकते हैं। उसके लिए जो भी संसाधनों की आवश्यकता होगी वो हम अपने स्तर पर बिना सरकार पर बोझ डाले अपने व्यक्तिगत स्तर पर दानदाताओं के सहयोग से करेंगे। जिला प्रशासन निर्णय नहीं कर पाया, लेकिन स्थिति की भयावहता को देखते हुए हमने निर्णय किया और अटल कोविड सेंटर को केवल 7 दिन से कम समय में साकार करके उसको मूर्त रूप देते हुए जोधपुर की जनता की सेवा के लिए समर्पित किया। जब पार्टी परिवार के सभी लोगों ने बैठ करके चर्चा की थी तब ये विषय दिमाग में था और सभी लोगों के मन में एक ही भाव था, यदि हम एक भी व्यक्ति का कष्ट दूर कर पाएंगे तो हमारा किया गया परिश्रम, हमारा किया गया प्रयास, हमारा किया गया प्रयत्न और पुरुषार्थ वो सफल हो जाएगा। यदि एक भी जीवन हम बचा पाएंगे तो शायद हम सब का जीवन चरितार्थ हो जाएगा। और मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि अटल कोविड सेंटर ने जिस दिन प्रारंभ किया उससे लेकर के अब तक निरंतर ऐसे पीड़ितों की उत्कृष्ट सेवा करने का कार्य किया। देश दुनिया से अलग अलग जगह से जहाँ जो कुछ मिला वो सारे संसाधन जुटा करके हमने इसको मूर्त रूप दिया। जिन लोगों ने, दुनिया भर में बैठे हुए साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतकों ने, मेरे मित्रों ने जो सहयोग किया, मैं उन सब का आपके माध्यम से आभार ज्ञापित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी लोगों ने, विशेष रूप से नगर निगम दक्षिण ने जिस तरह से सक्रिय सहभागिता दिखाई वो बेजोड़ था और एक एकजुटता का परिचय देते हुए हम सब ने इस सेंटर को खड़ा करके जोधपुर की जनता को राहत देने का प्रयास किया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा अनुभव आया था कि बीमारी बहुत बड़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसके लाभ मिल सके, इस तरह की सुविधाएं मिल सके, इस दृष्टिकोण से इमीडिएटली गाँव के PHCs में, CHCs में सैकड़ों की संख्या में कंसंट्रेटर्स दानदाताओं के सहयोग से जो है लेकर के उपलब्ध कराएं। और ये जो अनुभव अभी इस वर्तमान स्थिति में हुआ, इस अनुभव से ये सीखने को मिला कि हमें अपने पेरिफेरी, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे हॉस्पिटल्स हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, इनको और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मन में विचार आने के बाद में अपने साथियों से, अपनी टीम से चर्चा की, जिलाधिकारी से, मेडिकल डिपार्टमेंट से लोगों से चर्चा की और व्यक्तिगत रूप से हर एक CHC लोकसभा क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की हर CHC में जाकर के हमने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, वहाँ के डॉक्टर से बात की, वहाँ उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की और ये निष्कर्ष निकाला है कि हम आने वाले 3 महीने के कालखंड में
अपनी सारी CHCs को अपग्रेड करके वहाँ 10 बेड से लेकर के 15 बेड जहाँ जैसी स्थिति है, आवश्यकता है उसके अनुरूप ऐसा एक रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ पर खड़ा करेंगे। वहाँ बेड्स की अवेलेबिलिटी हो, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ ECG की मशीन हो, वहाँ डिजिटल एक्सरे हो, वहाँ जनरेटर हो, वहाँ एयर कंडीशनर हो, वहाँ जो है CDC मशीन हो, ब्लड टेस्ट करने की सारा व्यवस्था हो। इस तरह का इंटीग्रेटेड सेटअप जो है वहाँ सब जगह बने और इन 5-7 जो CHCs के बीच में एक स्थान ऐसा हो जहाँ कम से कम एक जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग की भी सुविधा हो, ताकि उनको जोधपुर पर आने की आवश्यकता न पड़े। दानदाताओं के सहयोग से ये जोधपुर के लिए लगभग 30 CHCs के अपग्रेडेशन के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए का खर्च होगा। हमने संकल्प किया है कि इसको हम पूरा करेंगे। मेरी राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई है और ये एक मॉडल हम जोधपुर में खड़ा करना चाहते हैं कि हम पेरिफेरी की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करें और आने वाले समय में इस मॉडल पर आगे काम करते हुए हम PHCs को भी यथा योग्य PHCs के ऊपर भी सुविधाओं का अभाव न रहे, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो इस सब के साथ साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे एक बात के लिए बहुत प्रसन्नता भी कि जब ऑक्सीजन की त्राही मची थी देश में, IIT मुंबई के एक साइंटिस्ट ने यह दावा किया था कि नाइट्रोजन के प्लांट ऑक्सीजन में बदले जा सकते हैं। देश का पहला नाइट्रोजन के प्लांट को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में हमने जोधपुर में सफलता प्राप्त की। आज वो अपनी सेवाएं दे रहा है। उसके अतिरिक्त भी 2 एडिशनल सपोर्ट के लिए छोटे प्लांट्स जो हैं वो अटल कोविड सेंटर में काम कर रहे हैं। 3 प्लांट कल जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन और दानदाताओं के सहयोग से टीपाड़ में और बुरानाडा में दोनों जगह पे स्थापित किए हैं। भारत की सरकार ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के PM केयर्स फंड के माध्यम से और पेट्रोलियम कंपनियों के CSR के माध्यम से 1600 से ज़्यादा PSA प्लांट सभी जगह पर देश भर में लगाने के लिए संकल्प किया है। मैंने वहाँ जो इस काम में निरत जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके जोधपुर के लिए भी इस बात की योजना प्रस्तुत की है कि जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में एक प्लांट, दानदाताओं के सहयोग से एक प्लांट लगाया जा रहा है, लेकिन एक PM केयर से एक बड़ा प्लांट और लगे ताकि महात्मा गांधी हॉस्पिटल हमेशा के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। उमेद हॉस्पिटल में एक 1000 LPM का प्लांट, क्योंकि वहाँ 250 सिलेंडर्स पर डे की खपत है, वहाँ एक प्लांट लगे। TB हॉस्पिटल में ऑलरेडी दानदाताओं ने एक प्लांट लगा दिया है। मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में भारत सरकार का PM केयर से पहले ही प्लांट लगना प्रस्तावित है और एक एम्स में बड़ा प्लांट और भी एडिशनल सिक्योरिटी के लिए प्लांट लगे। इसको हमने जो है PM केयर से सुनिश्चित कराया है। माननीय राजेंद्र गहलोत साहब का सहयोग उसमें निरंतर हमारे साथ था। एम्स हॉस्पिटल में अभी हमने अनुभव किया, देश के सभी अस्पतालों में अनुभव किया कि हमारी लिक्विड ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम है, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से 7 से 15 दिन का ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमताएं डेवलप की गई थी, लेकिन इस इमरजेंसी के समय में अनुभव किया कि ये इससे ज़्यादा भी आवश्यकता कभी पड़ सकती है। एक प्रस्ताव बना करके भिजवाने के लिए कहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन का जो होल्डिंग कैपेसिटी 30 टन की एम्स की है उसको बढ़ा करके हम 60 टन तक लेकर के जाएँ, ताकि आने वाले समय में कभी भगवान ने करे ऐसी चुनौती आए तो हम उस सब के लिए हम सब मिलकर के उसका जो है वो निराकरण कर सकें। आप सब ने निरंतर इसके लिए सहयोग किया है। मैं आप सबका आपके सहयोग के लिए अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने देश भर में व्यवस्थाओं को चाकचौबंद करने के लिए अनेक निर्णय किए। चुनौती जब सामने आई, इसकी भयावहता को देखते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति हर एक प्रदेश को ठीक से ठीक समय पर मिलती रहे, सभी प्रदेशों को आवश्यकता और पेशेंट के नंबर्स के हिसाब से आपूर्ति होती रहे, इसको सुनिश्चित करने का काम किया था। कुछ राज्यों ने अपनी आवश्यकता को इन्फ्लेट करते हुए बहुत सारे बयानबाजी करने का भी प्रयास किया। कोर्ट को भी इसमें बीच में ले जाकर के गठीदार दिल्ली ने जिस तरह की परिस्थिति पैदा की वो सब आप लोगों के सामने है। लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जहाँ डिमांड 1000 टन थी, उससे बढ़कर के जब 10,000 टन भी हुई तो इंडस्ट्री की ऑक्सीजन को रिजर्व कोटा को यूटिलाइज करके देश भर में आपूर्ति को सुनिश्चित करने बनाए रखने के लिए एक टास्क फोर्स के माध्यम से उसको सुनिश्चित किया। ऑक्सीजन का उत्पादन भी अप्रैल के महीने में जहां 5000 टन हो रहा था उसको बढ़ा करके 10,000 टन तक ले जाने में, लगभग 10,000 टन तक ले जाने में सफलता प्राप्त की।
वैक्सीन का अगर दुनिया भर का इतिहास हम उठा करके देखें तो दुनिया में अब तक पिछली शती में 5 आपदाएं आई इस तरह की। पांचों बार जो वैक्सीन बनी वो कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 83 साल में बाद में हिंदुस्तान में वैक्सीन दुनिया में डेवलप होने के बाद पहुंची। मित्रों, हम सबको भारतीय होने के नाते गर्व होना चाहिए। ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दूरदर्शितापूर्ण निर्णय किए गए, हम दुनिया ने जब वैक्सीन बनाई उसी के साथ में अपने देश में वैक्सीन बनाई। वैक्सीन को लेकर के तमाम तरह की राजनीति करने का प्रयास किया गया। मोदी की वैक्सीन, भारत की वैक्सीन, हमारी अपनी बनाई हुई वैक्सीन को की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। राजनेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए केवल सनसनी पैदा करने के उद्देश्य से उस वैक्सीन को बदनाम करने और भारत को तदनुसार बदनाम करने के प्रयास किए, लेकिन पूरे दुनिया ने उसकी गुणवत्ता को स्वीकार किया। और आज वही लोग जो वैक्सीन को गाली दे रहे थे, आज पंक्ति लगा करके वैक्सीन मांगने के लिए काम कर रहे हैं। देश के वैक्सीन का उत्पादन इस आपदा के बाद में जिस तरह से एकाएक डिमांड बढ़ी है, उसके बाद में उसके उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय सरकार ने किया है। जो हम 4 करोड़ वैक्सीन अप्रैल के महीने तक बना रहे थे, इस महीने में 9 करोड़, आने वाले महीने में 13 करोड़ और उसके बाद में नवंबर तक 50-60 करोड़ वैक्सीन पर मंथ बनाने की कैपेसिटी भारत में होगी। भारत बायोटेक जो वैक्सीन बना रहा है उसने भी अपनी क्षमता को 1.5 करोड़ से बढ़ा करके 7 करोड़ अगले महीने तक और उसके बाद में 1 महीने बाद में 10 करोड़ तक ले जाने का स्वीकृति प्रदान की है, स्पुतनिक की परमिशन दी है। और मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि आने वाले दिसंबर तक भारत के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी और ये दुनिया में एक अपने आप में कीर्तिमान होगा। और इसको दुनिया के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें, जहाँ भारत में 30-30, 40-40 साल बाद में वैक्सीन का पहला डोज आता था, भारत जैसा विकासशील देश, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, अपनी ताकत के बलबूते पर देश के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनाइज कर पाएगा। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति को अगर एक तरफ रख लिया जाए तो देश का शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपने आप को भारतीय होने के लिए इसके ऊपर जो है वो गर्व न कर सके, अपने आप के भारतीय होने के लिए इसके ऊपर अभिमान न कर सके। दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण ताकत के साथ में प्रयास किए गए। आज रेमडेसिविर की आवश्यकता भी कम है, आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। 1.5 करोड़ वायल्स पर मंथ का उत्पादन हो रहा है। टोसिलिजुमैब की जहाँ बीच में एक बड़ा यूएन क्राइम मचा था, आज टोसिलिजुमैब आवश्यकता की आपूर्ति से भी अतिरिक्त हमारे पास में अपने संसाधनों से उपलब्ध है। ब्लैक फंगस की मेडिसिन को लेकर के एकाएक, जहाँ क्योंकि देश भर में साल भर में 100 पेशेंट आते हैं, एकाएक 10,000 पेशेंट्स आ जाने के कारण से एक बार चुनौती बढ़ी है। लेकिन पूरे विश्व भर से हमने उसकी दवाई एम्फोटेरेसिन बी लाइपोसोलाइज जो है उसको एकत्रित करने के लिए काम प्रारंभ किया। 3 लाख इंजेक्शन अब तक आ चुके हैं। आने वाले 3 दिन में 3 लाख इंजेक्शन देश में और आएंगे। और हमने 6 कंपनियों को पहले से अनुमति थी, 5 को और एडिशनल अनुमति प्रदान की। 11 कंपनियां मिलकर के उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन साइकिल अपने आप में 30 दिन का होता है। 30 दिन का साइकिल पूरा होने के बाद में जो है देश में यथेष्ट संख्या में इसकी उपलब्धता होगी, इसको सुनिश्चित किया गया है। लेकिन ये संघर्ष ऐसा है कि इसको सरकारें मिलकर के नहीं लड़ सकती। केवल सरकारों के दम पर ये संघर्ष पूरे नहीं किए जा सकते। निश्चित ही हम सबको अपनी अपनी समाज में भूमिका के अनुरूप आचरण और व्यवहार करने की आवश्यकता है। जन जागृति की आवश्यकता है। ये दूसरा चुनौती का दौर निकल जाने के बाद में भी, वैक्सीन लग जाने के बाद में भी खतरा टला नहीं, लेकिन खतरा हमारे सबके सामने खड़ा है। हम इस खतरे को दूर करने के लिए हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ये संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो लेटेस्ट अवधारणा अभी दी है कि जहां बीमार वहीं उपचार, इसी अवधारणा से प्रेरित होकर के हर एक CHC के सेंटर पर हम जो है एक्सीलेंस सर्विसेज दे पाएँ, सर्विसेज ऑफ एक्सीलेंस दे पाएँ। इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करूंगा कि वो इसमें सहयोग दे। CHCs के लेवल पर कम से कम एक जूनियर स्पेशलिस्ट अगर वहाँ होगा तो उनका स्तर हम और अधिक बढ़ा सकते हैं। आप सबको एक बार फिर आप द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आप सबका आभार, अभिनंदन। मंत्री जी, दवाई की बात की, एम्स में क्या ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं है? एम्स में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। सिप्ला से भी सप्लाई आ गई है, भारत से भी वैक्सीन आ गई है। जिला प्रशासन ने भी लोन पर कुछ इंजेक्शंस प्रोवाइड करें
जैसा मैंने कहा, आज की तारीख में पूरे देश में एक चुनौती का माहौल है, क्योंकि 100 पेशेंट जहां साल में आते थे वहां एकाएक एक सप्ताह में 10,000 पेशेंट्स आए। पूरी दुनिया में जितने साल भर में पेशेंट आते थे उससे भी ज़्यादा है। और एम्फोटेरेसिन का, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट लाइन एक पेशेंट को लगभग 50 से 200 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, लंबा ट्रीटमेंट लाइन होता है। आज की तारीख में एम्स में लगभग 65 पेशेंट्स भर्ती हैं। उनके रिक्वायरमेंट के अनुरूप जितनी आवश्यकता है हम प्रयास कर रहे हैं कि और भी ज़्यादा सप्लाईज बढ़े। मैंने अमेरिका में कंपनी के मालिक से लेकर के कंपनी को चलाने वाले यहाँ हिंदुस्तान में लोगों से लेकर के राज्य देश की सरकार में सब जगह तक बात की है। और मुझे विश्वास है कि ये स्थिति जो है, कम से कम इंजेक्शन की कमी से किसी पेशेंट का नुकसान न हो, इसको हम सब लोग सुनिश्चित करें। सर, क्या दूसरे राज्य की तरह राजस्थान में कोविड मरीजों के निधन पर सहायता राशि मिलनी चाहिए? ये राज्य सरकार को निर्णय करना है। दिल्ली की सर, सरकार आपकी ने तरफ से अपने कोई स्तर पर आपकी तरफ से कोई दिल्ली की सरकार ने अपना निर्णय किया है। मुझे लगता है कि ये सलाह देने का समय नहीं है या अमल में लाने का समय। राज्य सरकार को अपने विवेक से इसके ऊपर निश्चित ही निर्णय करना चाहिए। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि ऐसे लोग जिन्होंने, जो बच्चे अनाथ हो गए, जो बहनें विधवा हो गई और जिनके घर में कोई भी कुछ भी कमाने वाला नहीं है, निश्चित ही उनका कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम, इस कोरोना की आपदा के कारण से जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनको निश्चित ही कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। आपने कहा कि दिसंबर तक वैक्सीनेशन हो जाए, इसकी कल्पना करी है। अभी 22 दिन में जोधपुर में जो 54,000 लोगों को टीका लगा और 3 दिन बंद रहा, आज भी बंद है। इस कदर शॉर्टेज में क्या आपको लगता है ये पूरा संभव है? क्योंकि 16 लाख लोग हैं। मैंने जैसा आपको कहा कि बीच में रॉ मटेरियल की कमी के कारण से ऑक्सीजन वैक्सीन के उत्पादन में कुछ चुनौती आई। अमेरिका ने हमको रॉ मटेरियल देना में आनाकानी की थी, लेकिन अब वो बाधा समाप्त हो गई। हमने अपनी कैपेसिटीज को भी बढ़ाने के ऊपर जो है प्रयास किया है। हमको इस विषय को समझना पड़ेगा कि जो लोगों ने जिस तरह से वैक्सीन को लेकर के भ्रांतियां फैलाई, जिस तरह को वैक्सीन को लेकर के एक माहौल इसकी वैक्सीन के विरोध में खड़ा किया गया, उसके कारण से वैक्सीन लेने में लोगों के मन में संशय है। वैक्सीन की शेल्फ लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली कम है, उसको कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना होता है। एक तरफ ये परिस्थिति थी कि वैक्सीन स्टेट में आ रही थी, बर्बाद हो रही थी। कल ही आप लोगों ने देखा चुरू में 11.5 लाख डोज बर्बाद हुई, प्रॉपर इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से। इसलिए जो है डिमांड और सप्लाई में अनुकूलता थी, लेकिन इस तीसरी लहर के बाद एकाएक वैक्सीन के प्रति लोगों का श्रद्धा और विश्वास बढ़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से लेकर के राहुल गांधी जी से लेकर के अशोक गहलोत साहब तक सब लोग जो इस वैक्सीन के ऊपर संदेह व्यक्त कर रहे थे, अब वैक्सीन नहीं मिलने के लिए हाहाकार मचा है। मुझे लगता है कि उनको इसके लिए, इस दोष के लिए उनको अपने आप को दोषी मान करके पहले निश्चित रूप से उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन लोगों ने देश को नीचा दिखाने का काम किया, जिन लोगों ने जो है उपलब्ध संसाधनों का ठीक से उपयोग नहीं किया। आज पीएम केयर से जो वेंटिलेटर्स भेजे गए थे, 1900 वेंटिलेटर्स नॉन इन्वेजिव और 1500 वेंटिलेटर्स इन्वेजिव वेंटिलेटर्स आए थे। आप लोगों ने सब ने उसको प्रमुखता से छापा। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो वेंटिलेटर, जो साधन उपलब्ध कराए गए थे, उनका आपने ठीक से उपयोग नहीं किया, उसके निश्चित रूप से आप दोषी हैं। और उन वेंटिलेटर्स के कारण से यदि एक भी जान गई है और वो वेंटिलेटर अगर कबाड़ में पड़ा रहा, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार में बैठे लोगों को हत्या का पाप है। एक सर ये बात कर रहे हैं कि जैसे कोविड की सेकंड वेव आई, लॉकडाउन का सेकंड आया, अब ये जो ताजा घटनाक्रम चल रहा है राजनीति को लेकर के कांग्रेस को, क्या लगता है कि अशोक जी फिर बाड़ेबंदी करेंगे सेकंड टर्म? चलिए, कुछ चीज़ों को भविष्य के घर में रह देना चाहिए और कुछ लोगों को भविष्य वक्ताओं के ऊपर कुछ प्रश्नों को उसका उत्तर छोड़ देना चाहिए। सर, संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नोटिस दिया गया है, वहाँ के थाना अध्यक्ष ने कोल्ड किट के मामले में उन्होंने हेराफेरी की और ट्विटर पर दिया है। पर पहले ट्विटर पर आया है, छत्तीसगढ़ में बैठे हुए थानाधिकारी ने नोटिस दिया। अगर टूल किट के का जो डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट अगर कांग्रेस की रिसर्च विंग ने नहीं बनाया है, तो रिसर्च विंग और आईएनसी के हेडक्वार्टर को पहले दिल्ली में आकर के एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अगर आपने नहीं बनाया, आपका डॉक्यूमेंट नहीं, आप चैलेंज करिए, अपने आप पुलिस खोज लेगी कि वो किसने बनाया है। दूर दराज के क्षेत्रों
में बैठ करके कोई एक एफआईआर दर्ज कराए और उस एफआईआर को लेकर के राजनीति की जाए, मुझे लगता है कि देश की जनता समझदार है। सर, पिछले कई दिनों से आप ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं, कितने केसों की यूज है, कंट्रोल बढ़ेगा? देखिए, दो तरह के पक्ष हैं। यदि बीमारी को देखता हूँ तो भयावहता बीमारी की चुनौती कुछ कम हुई, देश भर में सब जगह कम हुई, हमारे यहाँ भी कम हुई है। लेकिन एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो भीलवाड़ा मॉडल और वो जो बड़े बड़े मॉडलों की बात कर रहे थे, रामगंज मॉडल, मंडी मॉडल, वो अब की बार कहीं खो गए थे। लेकिन अगर मैं गांव में सीएचसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता हूँ तो मुझे डर लगता है, और इसीलिए माननीय मोदी जी की प्रेरणा से कि जहाँ बीमार वहीं उपचार, ऐसी सुविधा उत्पन्न करने के लिए राज्य सरकार करे न करे, हम निश्चित रूप से इसको कर करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आप ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया है, आंकड़ों में कितनी हेराफेरी नजर आती है, कितने लोगों की मौत हुई और सरकारी आंकड़े कम बताते हैं, इसको लेकर आप लगातार संपर्क में भी है प्रशासन के और गाँव का दौरा भी कर रहे हैं, वास्तविक हकीकत है जो आपके सामने आई, कितने लोग मरे? सरकारी आंकड़े में गुड़ा का 8 और 9 बताया जा रहा है, जबकि 54 आदमी वहाँ पर मरे हैं। इस तरह से कई क्षेत्रों के हालात हैं। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, मैंने जिस दिन जोधपुर के जिला के सारे प्रशासनिक अमले और मेडिकल टीम की समीक्षा की के साथ में एक समीक्षा बैठक की थी, वर्चुअल बैठक, मैंने हर एक जगह से मृत्यु के आंकड़े भी लिए थे। मुझे बताया गया था कि एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे आपने गुड़ा का दिया कि बाप में 2 लोगों की मृत्यु हुई है केवल। मैंने उनसे बताया, मैं एक शेखासर गाँव है, बाप पंचायत समिति में, उसमें कितनी मृत्यु हुई है, तो वहाँ बताया कि वहीं 2 हुई। और मैंने कहा था कि एसडीएम को और बीसीएमओ को और सीएमएचओ की 15 की लिस्ट को मैं दे सकता हूँ। आरटीपीसीआर टेस्टेड पॉजिटिव व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में डेथ होती है तो उसको आरटीपीसीआर जो कोविड डेथ मानते हैं। जो बेचारे घर में टेस्ट पे सुविधा न मिलने के कारण से बीमारी से तड़प करके मर गए, उनको सरकार स्वीकार नहीं करती। यदि जोधपुर के जो शमशान घाट है वहाँ के आंकड़े उठा करके देख लीजिए, नगर निगम की मेयर यहाँ बैठी है, मैं इनसे आग्रह करूँगा कि इनको इस तरह के आंकड़े निकलवाने चाहिए कि कौन कौन से हॉस्पिटल जो है शमशान घर में कितनी दाह संस्कार हुए, और फिर उसको हकीकत के साथ में जो है आंकड़े दिए उसके साथ में मिला करके देख लेंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। ये 3-3, 4-4 गुना के तक जो है ये आंकड़ा जाएगा। मैंने कल भी जिलाधिकारी को भी और पंचायत समिति के अधिकारियों को भी सबको एक निर्देश दिया है, 1 अप्रैल से लेकर के अब तक जितने लोगों की भी डेथ हुई उन सब की रजिस्ट्री बनानी चाहिए। जो कोविड से डेथ हुई उनको कोविड मार्क करें, जिनके सिम्टम्स थे, असिम्टोमेटिक पेशेंट थे, उनके लिए अलग से मार्क करें, और जो लोग नॉर्मल डेथ हुई है उनको भी मार्क करें, ताकि हम पिछले 3 साल के इस करस्पॉन्डिंग 2 महीनों के आंकड़ों को उठा करके तुलना कर सकें। पिछले 3 साल में इन दोनों महीनों में कितनी डेथ हो रही थी और अभी कितनी बढ़ी है, और उसका कोई अगर कोई भी एक कारण जिम्मेदार है तो निश्चित रूप से उसका जिम्मेदार जो है वो कोरोना ही है, इसके अलावा। सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जांच कमेटी बैठी मुद्रादास में प्रारंभिक जांच में 50 इंजेक्शन नर्सिंग कर्मी ने हेराफेरी की थी आप लोग के आधार पर। क्या सिर्फ जांच कमेटी सही है या उसके खिलाफ वाकई मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो इस तरह की लापरवाही आपदा में कर रहे हैं? देखिए, इस आपदा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि पिछले कोविड वेव के समय के हम आपदा को अवसर में बदलें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, देश की सरकार ने इस आपदा को अवसर में बदलते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश के संसाधनों का स्तर बढ़ाने, देश में चिकित्सा की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस आपदा को अवसर के रूप में, ऐसे कालाबाजारी करने के अवसर के रूप में, पैसा कमाने के अवसर रूप में लिया। मुझे जानकारी में आया है कि कई सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन्होंने पेशेंट को लूटने के लिए, पेशेंट्स को जो पैसा छीनने के लिए निम्नतम स्तर का, अमानवीय स्तर पर जाकर के व्यवहार किया। निश्चित ही ऐसे सारे लोगों को जो है सरकार को कानून के तहत दंड देना चाहिए। सरकार देने दे, मैं तो ये मानता हूँ कि ईश्वर उनको जो है उनके किए की सजा जरूर दे। थैंक यू। देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है कोरोना संक्रमण पे जो भी सवाल पूछे गए उनके जवाब दिए और क्लियर मैसेज दिया है कि जहां
इंजेक्शन्स की कालाबाजारी हो रही है, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग भी इस महामारी में जो है अवसर तलाश कर रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा। प्लस सरकार द्वारा, जैसे दिल्ली सरकार ने जो है 50,000 रुपये, 2,500 रुपये महीना जो है वो जो भी कोविड से मृत्यु होगी उसके परिवार को 50,000 रुपये दिए जाएंगे और 2,500 रुपये जो है वो हर महीने जो है पेंशन मिलेगी और शिक्षा फ्री है। ये ऐसा जो है वो दिल्ली सरकार ने जो निर्णय दिया है उस एक निर्णय लिया है, वैसा ही अभी एक प्रपोज्ड है केंद्र सरकार को, जो बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट करी गई है। आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। केंद्र सरकार क्या कोरोना से संक्रमित जो लोग भी हैं उन या जो भी डेथ हो रही है उनके लिए जो है कोई राहत पैकेज या कोई जो है उनके परिवार वालों को कोई फंड्स देगी, ये देखने वाली बात है। खबरों का, इंटरव्यूज़ का, लाइव का सिलसिला ही जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज़। आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।